फॉर जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कल ही स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 11 के हम 3 सेक्शंस पढ़ चुके हैं, बट आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे 194 से। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था 191 से 192 193 हमने पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि कैसा क्या है। ओके, 191 में हमने पढ़ा था गिविंग फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस देना हमने पढ़ा था। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई पर्सन इंटेंशनली नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, सॉरी। हाँ, तो जैसे हमने 191 पढ़ा था, 191 में क्या है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि अगर कोई पर्सन इंटेंशनली जानबूझकर झूठे एविडेंस प्रोवाइड कराता है कोर्ट में, या फिर कहीं भी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो वो पनिशेबल है। उसकी पनिशमेंट कहाँ बताई गई, सेक्शन 193 में। यहाँ पे हमने पढ़ा फॉल्स एविडेंस देना। ओके, फिर हम 192 पे आए थे। उसमें क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग मतलब झूठे साक्ष्य गढ़ना। अगर कोई पर्सन है वो ऐसे झूठे साक्ष्य यानी फेक एविडेंस बनाता है, इसलिए ताकि कोई तीसरा पर्सन पनिशेबल हो जाए। मान लो एक पर्सन है जिसकी किसी और से रंजिश या झगड़ा वगैरह चल रहा है। ओके, अब वो क्या करता है, वो ऐसे एविडेंस या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे लोगों को तीसरे पर्सन पे कोई ऑफेंस का सिचुएशन लगे कि हाँ इसने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो वो तीसरे पर्सन ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो ऑफेंडर तो माना गया। ठीक है, किसके कारण, इस पर्सन के कारण जिसने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की। तो जो पर्सन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है वो पनिशेबल होगा सेक्शन 192 के अंतर्गत, और उसकी पनिशमेंट कहाँ बताई गई, सेक्शन 193 आईपीसी में। ओके, देखो 191 में हमने क्या पढ़ा था, गिविंग मतलब खुद से फॉल्स एविडेंस देना, और 192 में क्या पढ़ा, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठे साक्ष्य को गढ़ना, बनाना झूठे साक्ष्य को। इसका हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक पर्सन ने ज्वेलरी बॉक्स एक पर्सन ने ए ने बी के ज्वेलरी को चुरा लिया और उसको जेड के बॉक्स में डाल दिया, इसलिए ताकि जब दूसरे लोग ढूंढेंगे बी की ज्वेलरी को तो वो लोग जेड के बॉक्स की भी तलाशी लेंगे, और वो लोग समझेंगे जब जेड के बॉक्स में से वो ज्वेलरी मिलेगी तो उन लोगों को लगेगा कि जेड ने ही वो ज्वेलरी चुराई है, और उसको थेफ्ट का ऑफेंडर मान लिया जाएगा। थेफ्ट के तहत उसको पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हुई है कि ए ने ये सारी सिचुएशन क्रिएट करी। माना उसने चोरी नहीं की, उसने तो किसी और के उसमें रख दिया, पर उसने ये सिचुएशन क्रिएट की ताकि दूसरा पर्सन ऑफेंडर माना जाए और दूसरा पर्सन कन्विक्ट हो जाए। गॉट इट। तो यहाँ पे जो ए है जिसने ये सिचुएशन करी है वो किस चीज़ के लिए ऑफेंडर माना जाएगा, सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ओके, तो यहाँ पे वो इस चीज़ के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, हमने फिर 192 पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे 193 पे। 193 में पनिशमेंट बताई गई थी किसकी, सेक्शन 191 और 192 की। 191 और 192 की पनिशमेंट बताई थी। क्या पनिशमेंट थी, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। देखो ये बोला था हुएवर, कोई भी पर्सन इंटेंशनली जानबूझकर गिव्स false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or and shall also be liable to fine। अगर कोई पर्सन 192 या 191 के अंतर्गत कोई क्राइम करता है या ऑफेंडर या कन्विक्ट होता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट होगी 7 साल विथ फाइन। और वो 7 साल की जो सज़ा है वो कोई भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ओके, को पढ़ा रही थी सेक्शन 193। तो 193 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग की कोई भी स्टेज पे कोई पर्सन फेक मतलब फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कराता है, फॉल्स एविडेंस देता है, तो वो पनिशेबल होगा 7 साल की सज़ा से। पर इसी सेक्शन का सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई दूसरे केस में कोई व्यक्ति कोई दूसरे ही केस में, इस कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं, एक केस के कोई दूसरे केस में अगर कोई पर्सन झूठे एविडेंस प्रोवाइड कराता है या फैब्रिकेट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, सुनो। देखो, whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। तो उसकी पनिशमेंट होगी 3 साल। पहले वाले हमने पढ़ी थी 7 साल, यहाँ पे होगी 3 साल। कोई भी आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है। ओके, एंड shall also be liable to fine।
ओके अब इसके एक्सप्लेनेशन हमने पढ़े थे 193 के 2 एक्सप्लेनेशन पढ़े थे। उसमें क्या था कि अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट में चल रहा है वही माना जाएगा। कोर्ट मार्शल में जो पहले वाला चीज़ें होती है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही पार्ट माना जाएगा। फिर सेकेंड एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था अन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी। वही इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट माना जाता है। ओके फिर थर्ड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। थर्ड एक्सप्लेनेशन कहता है अन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन 2 जो था ना वो भी इन्वेस्टिगेशन से डील करता था और एक्सप्लेनेशन 3 भी। बस इनमें क्या है अन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग दो दैट इन्वेस्टिगेशन में नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ज़रूरी नहीं है कि देखो सेकेंड एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो प्रोसीडिंग होती है जो इन्वेस्टिगेशन होती है ज़रूरी नहीं है कि वही जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्टेज मानी जाए और वो उसके पहले वाली जो कोर्ट में नहीं होती वो भी इन्वेस्टिगेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। और एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोल रहा है अन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब अगर कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना वो भी इसी का पार्ट माना जाएगा और वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लिए। अब हम आते हैं आज से स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 194। 194 जो है 194 और 195 वो जो हमने 193 में पनिशमेंट पढ़ी है ना उसी का एग्रावेटेड फॉर्म है। उसी में बड़े रूप में पनिशमेंट बताई गई है। ओके देखो हम पढ़ते हैं गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्यूर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। ओके इसका हिंदी पढ़ देती हूँ, वैसे ही सेक्शन इजी से हैं फिर भी आप सुन लीजिए। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। ओके एक सेकेंड व्हाट इज़ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल मतलब इसकी हिंदी में आपको बोलूँ अगर तो एक सेकेंड हिंदी वर्ड थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा। सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्रवाई। जो सेना के एक सेकेंड देखो ये क्वेश्चन है। ओके इसका आंसर ये है कि सेना न्यायालय जो आर्मी के कोर्ट्स होते हैं ना वो अलग होते हैं, उसके अलग ही एक्ट भी होते हैं तो उसमें जो प्रोसीडिंग चलती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चलती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके सेना न्यायालय। ओके हाँ तो हम 194 पे थे। 194 कहता है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। देखो ये क्या कहता है अगर कोई पर्सन है वो कुछ ऐसी जैसे हमने 192 में पढ़ा कि कोई पर्सन जान करके ऐसी साजिश या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि कोई दूसरा पर्सन ऑफेंडर माना जाए कन्विक्ट माना जाए। ठीक वैसे 194 में बोल रहा है अगर कोई पर्सन है उसने ऐसी सिचुएशन कर दी कि सामने वाला डेथ पेनल्टी से लाइबल हो जाए। कोई पर्सन जो बिल्कुल कोई उसकी कोई गलती नहीं उसने कुछ ऑफेंस नहीं किया फिर भी वो किस चीज़ से लाइबल हो गया डेथ पेनल्टी से। तो यहाँ पे जिस पर्सन ने जो सिचुएशन गढ़ी है ना वो किस चीज़ से लाइबल होगा उसकी क्या पनिशमेंट होगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो whoever कोई भी पर्सन gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offence which is capital। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है या डेथ पेनल्टी दी गई है किसी और पर्सन के कारण, किसी और पर्सन ने फॉल्स एविडेंस या फेक एलिगेशन लगा दिए हैं ताकि इस इंटेंशन से कि वो पर्सन लाइबल हो जाए डेथ पेनल्टी का। ओके तो बाय द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया शेल बी। तो जो पर्सन है जिसने भी ये सिचुएशन गढ़ी है वो शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसको LI की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ओके मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलेगी और विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट कितने साल की वो आप सुन लो फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years और विथ फाइन। ओके और विथ बोथ
तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है जिसने इस इंटेंशन से कि वो सामने वाला पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है फिर भी वो उसको फंसा देता है, जिससे वो डेथ पेनल्टी के लिए लाइबल हो जाता है, कोर्ट में उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा दी जा सकती है। तो यहाँ पे जिस पर्सन ने जो सिचुएशन गढ़ी है, फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट किए, वो किस चीज़ से लाइबल होगा? या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाले को डेथ पेनल्टी मिल रही है, इतनी बड़ी सज़ा, सबसे बड़ी सज़ा, तो यहाँ पे इसको भी तो हीनियस पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए ना इस सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, ओके, विथ फाइन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसी सेक्शन का नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है नेक्स्ट क्लॉज, इफ़ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। ओके, अगर कोई पर्सन है, वो इनोसेंट पर्सन जो है वो कन्विक्ट हो गया है और उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो गई है, डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, तो क्या होगा? एंड इफ एन innocent person be convicted and executed in consequence उस ये फॉल्स या फिर फॉल्स एविडेंस जो दिए या फैब्रिकेट किए उनके परिणाम स्वरूप उसको ये क्या हुआ? कन्विक्ट हो गया, कोई इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट हो गया और उसके ऊपर ये पनिशमेंट एग्जीक्यूट हो गई, मतलब उसको डेथ पेनल्टी मिल गई। तो सामने वाला पर्सन जो है, द पर्सन हु गिव्स सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड आइदर विथ डेथ और द पनिशमेंट हियरिन बिफोर डिस्क्राइब। तो उसको अगर इनोसेंट पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है और उसको पनिशमेंट दे दी है डेथ पेनल्टी के लिए, तो यहाँ पे जो पर्सन जिसने ये फैब्रिकेट किए फॉल्स एविडेंस या फिर दिए फॉल्स एविडेंस 191 या 192 के अंतर्गत, तो उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, या तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, नहीं तो फिर जो ऊपर हमने पनिशमेंट पढ़ी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सज़ा विथ फाइन भी मिल सकता है। यहाँ पे उसने बढ़ा दिया है पनिशमेंट कि उसको भी पेनल्टी मिल सकती है। गॉट इट? यहाँ मैं आपको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम 195 पे आते हैं। क्या कह रहा है ये? जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से यह संभवतः तद द्वारा दोष सिद्ध कराएगा, ओके, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, फेक होगा, रियल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फेक या फॉल्स एविडेंस देगा या गढ़ेगा, जैसे कि फैब्रिकेट करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दिया जाएगा। अब इसका सेकंड पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था? यदि निर्दोष व्यक्ति एतद द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए, उसे फांसी दे दी जाए, तो उसका ऑफेंस क्या हो जाएगा? जिसने फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्यु दंड या एतत्समिन पूर्ण वर्णित दंड दिया जाएगा, जो हमने पहले वाले क्लॉज में पढ़ा, वो पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या लाइन, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन टू कॉज दैट पर्सन टू बी कन्विक्टेड फॉर अ कैपिटल ऑफेंस। इसमें इंटेंशन जो होता है ना पर्सन का, जो फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रहा है, उसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मिल जाए। हमने कहाँ पढ़ी थी? चैप्टर में पढ़ी थी हमने, आगे के आईपीसी के सेक्शंस में हम पढ़ चुके। 53 से पनिशमेंट पढ़ी थी, उसमें हमने डेथ पेनल्टी मैंने आपको डिस्क्राइब करी थी। ठीक है, तो डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट जो होती है वो रेयर से रेयर केस में मिलती है। अगर कोई पर्सन है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे कोई पर्सन लाइबल हो जाता है डेथ पेनल्टी के लिए, वो भी जबकि वो इनोसेंट है, तो जिसने ये चीज़ें क्रिएट करी है उसको इस सेक्शन 194 के तहत लाइबल किया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। आज का हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 195 आईपीसी। ओके, 195 आईपीसी क्या बोलता है? गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस with intent to procure conviction of offense पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। ओके, जैसे पहले वाले में क्या था, 194 में हमने क्या पढ़ा कि उसका इंटेंशन क्या था, उसको जो फैब्रिकेट कर रहा था एविडेंस, उसका इंटेंशन था डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कराना किसी इनोसेंट को। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे किसी पर्सन का वो फॉल्स और फेक एलिगेशन लगा रहा है या एविडेंस प्रोवाइड करा रहा है, एविडेंस, ओके, मेन तो एविडेंस है, वो प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके किस लिए? ताकि पनिशमेंट मिल सके सामने वाले को, इनोसेंट
पर्सन को इम्प्रिजनमेंट लॉन्ग या तो बहुत ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट मिल सके या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सके। तो जो पर्सन ने फैब्रिकेट किया यहाँ पे उसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो यहाँ पे उसकी पनिशमेंट होगी जो पनिशमेंट सामने वाले को मिल रही है जिस ऑफेंस के लिए, सेम पनिशमेंट जिसने बनाया ये पूरा रचा है पूरा सिचुएशन, उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जो सामने वाले को मिल रही थी। ओके, मैं आपको पढ़ देती हूँ फिर से एक बार, आप सुन लो इंग्लिश में, फिर मैं आपको हिंदी में बोल देती हूँ। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। ओके, अब इसका हिंदी आप सुन लो। आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। ओके, ये रीज़न रहता है, जैसे पहले वाले में इंटेंशन मैटर करता है, दोनों में 194 और 195 में इंटेंशन मैटर करता है। 194 में क्या इंटेंशन था, डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कराना किसी इनोसेंट को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे LI प्रोवाइड कराना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलवाना किसी इनोसेंट को। तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो आप सुनो। Whoever, कोई भी पर्सन, whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offence which by law for the time being in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life, imprisonment for a term of 7 years or upward shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished। देखो यहाँ पे उसने 3 चीज़ें बोली है कि अगर कोई पर्सन है उसको उसने इस इंटेंशन से कि उसको भले कैपिटल पनिशमेंट ना मिले किसी इनोसेंट को पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिल ही जाए, तो इस कारण से वो कुछ ऐसी सिचुएशन गढ़ देता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन जिसने ये सिचुएशन बनाई है वो या तो 7 साल की सज़ा से लायबल होगा या फिर सेम उसने लिखा है कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लाइबल टू शैल बी पनिश्ड एज अ पर्सन। देखो वो पर्सन जो है वो शैल बी पनिश्ड एज अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड। ठीक है, उसको सेम पनिशमेंट मिलेगा जैसा कि वो उस सामने वाले इनोसेंट पर्सन को मिल रहा था। आप इसका हिंदी सुन लो, फिर मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन बताती हूँ। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो प्री की एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप इसका इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ना। देखो क्या बोल रहा है 195 हिंदी में, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जो कोई इस आशय से या संभाव्य जानते हुए कि एतद द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय ना हो किंतु आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, दोष सिद्ध कराए या मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस व्यक्ति, वह देखो ये लाइन, वह वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता। ठीक है, समझ आया। अगर कोई पर्सन है उसने ऐसी चाल चली जैसे सामने वाला व्यक्ति या तो उसको 7 साल या 7 साल से अधिक की सज़ा मिल रही है या तो फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास की सज़ा मिल रही है, तो यहाँ पे उसको तो इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अब जिसने सिचुएशन गढ़ी है, फॉल्स एविडेंस दिए है या फैब्रिकेट किए हैं, तो उसको क्या पनिशमेंट होगी, उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जो उस इनोसेंट पर्सन को मिल रही थी। ओके, अब इसका इलस्ट्रेशन सुनो। ए गिव्स फॉल्स एविडेंस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ए ने फॉल्स एविडेंस दिए कोर्ट में, किस लिए, इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ डिकॉइटी, इसलिए ताकि जेड को डिकॉइटी का पनिशमेंट मिल जाए। उसने ऐसे फेक एविडेंस दिए, ऐसे फॉल्स एविडेंस दिए जिससे जेड जो है उसको क्या पनिशमेंट मिल रहा था, उसको पनिशमेंट मिल रहा था डिकॉइटी का। द पनिशमेंट ऑफ डिकॉइटी इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years और विथ फाउंड। तो डिकॉइटी की पनिशमेंट क्या है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, डिकॉइटी की सज़ा जो है वही सज़ा उस पर्सन को, मतलब ए को मिलेगी, जो जेड को वो दिलवाना चाहता था वही अब ए को मिलेगी अगर प्रूव हो गया तो। ठीक है, यहाँ पर हमारा 195 भी खत्म होता है। ये क्या कहता है, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये जो चीज़ सेक्शन 195 हम पढ़े वो नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये तीनों की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी, CRPC में। ओके, देखो अब हम आते हैं 195A पे। हमारा IPC का सेक्शन 195A क्या बोल रहेगा, ये कह रहा है थ्रेटनिंग अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन को धमकाना या डराना, किस लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए। देखो
थ्रेटनिंग 195A IPC, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। हिंदी क्या है इसकी? इसकी हिंदी है झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना या उत्प्रेरित करना। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन है वो किसी और ही पर्सन को डरा रहा है, धमका रहा है कि तुम फॉल्स एविडेंस दो मेरे बिहाफ पे या फिर कुछ भी, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? इसको मैं आपको बता दूँ, इसको आपको सीआरपीसी का सेक्शन 195A, जैसे आईपीसी का तो 195A है ही सही, वैसे ही सीआरपीसी के 195A के साथ पढ़ेंगे तो सही रहेगा। ओके, रीड विथ 195A सीआरपीसी। अब इसको आप सुनो, ये क्या एक्सप्लेन करता है? Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of any person in whom that person is interested with intent to cause that person is giving false evidence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। अगर कोई पर्सन है जो डरा रहा है, धमका रहा है किसी और पर्सन को कि मैं तुम्हारे को कोई इंजरी कॉज कर दूंगा, कैसी इंजरी? या तो तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगा, या तुम्हारी प्रॉपर्टी को, या तुम्हारे कोई लवेबल पर्सन को, या तुम्हें खुद इंजरी कॉज कर दूंगा, तो फिर तुम नहीं तो तुम फॉल्स एविडेंस दो। अब वो इस इंटेंशन से फॉल्स एविडेंस देता है, तो जो पर्सन ऐसा कर रहा है ना, थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी? उसको 7 साल तक की सज़ा मिलेगी विथ फाइन। ओके, अब इसका आगे का सेक्शन क्या बोल रहा है, आगे हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस में। इफ़ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, अगर वो पर्सन कन्विक्ट हो गया उस फॉल्स एविडेंस देने के चक्कर में, क्योंकि वो तो डरा हुआ था इसलिए उसने वो ऑफेंस एविडेंस दे दिए फॉल्स, पर किसी और के कहने पे दिए। अब उसने वो ये जो पर्सन है जिसको डराया धमका गया था, ठीक है, उसने वो चीज़ कन्विक्ट कर दी, मतलब उसने फॉल्स एविडेंस दे दिया और उसको कोर्ट में पनिश कर दिया कि तुमने फॉल्स एविडेंस दी। तो आगे क्या होगा? तो ये होगा, इफ़ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, अगर इनोसेंट पर्सन लाइबल हो गया उस फॉल्स एविडेंस के परिणाम के चक्कर में, तो with death or imprisonment for more than 7 years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and sentenced in the same manner and to the same extent such innocent person is punished and sentenced। इस परिणाम स्वरूप ये पूरी सिचुएशन जो हुई, इसके कारण क्या हुआ है, अगर इनोसेंट पर्सन लाइबल हो गया, उसको डेथ पेनल्टी या LI या रिगरस इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिल गया है, तो यहाँ पे जिसने डराया धमकाया है ना वो पनिशेबल होगा, ना कि वो पर्सन जिसने फॉल्स एविडेंस दिए। जिसने डरा धमका कर फॉल्स एविडेंस दिए है ना वो पनिशेबल होगा, सेम जो उस पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन है ना जिसके तहत ये सारी सिचुएशन गढ़ी गई है, जो पनिशेबल हुआ, जो कन्विक्ट हुआ, उसको जो पनिशमेंट मिली, सेम पनिशमेंट जिसने ये सिचुएशन क्रिएट किया उसको मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने 195 में पढ़ा था कि सेम पनिशमेंट मिलेगी जो उसने जो कन्विक्ट को, जो इनोसेंट पर्सन को मिल रही है, वही 195A में बताया गया है कि इनोसेंट को जो पनिशमेंट मिल रही है सेम वही जिसने डराया धमकाया है ना उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, 195A जो है वो कैसे ऐड हुआ था? वो हुआ था, दिस न्यू सेक्शन 195A हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कोड बाय एक्ट 2 ऑफ 2006 सेक्शन 2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल 2006। ओके, और द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल। अब ये कॉग्निजेबल हो गया। 195 क्या था? नॉन कॉग्निजेबल। ये है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, ट्राइबल बाय कोर्ट, by which the offense is giving false evidence is tribal and is non compoundable। ये जो लाइन मैं आपको बोलती हूँ ना कि कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये सब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये चीज़ें प्री में पूछ लेता है कि ये वाला ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कंपाउंडेबल है, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, अब हम आते हैं, इसका हिंदी एक बार पढ़ देती हूँ, फिर हम 196 पे आएंगे। ओके, या फिर पहले CRPC जैसे मैंने आपको बोला था, इसको आपको 195A CRPC के साथ पढ़ना है। तो वो 195A CRPC क्या बोलता है? वो बोलता है, एक सेकेंड, प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केसेस ऑफ थ्रेटनिंग। ओके, धमकी इत्यादि के मामले में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? अ विटनेस, कोई विटनेस है जैसे, ठीक है, और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू
ऑन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195 एफ द ए ऑफ द आईपीसी। अगर कोई पर्सन है उसको डराया धमकाया जा रहा है तो वो कंप्लेंट कर सकता है 195 ए सीआरपीसी में कि मुझे कोई पर्सन डरा रहा है धमका रहा है ताकि मैं कोई और एविडेंस दूँ या फिर कुछ फॉल्स एविडेंस दूँ, ठीक है, क्योंकि वो विटनेस है। तो ऐसी सिचुएशन तो मोस्टली होती ही है, आप लोग जानते हैं। तो 195 ए आईपीसी में पनिशेबल है जो डरा रहा है धमका रहा है, और उसकी कंप्लेंट का होगी 195 ए सीआरपीसी। तो ये आप साथ में पढ़ें, ओके। अब हम आते हैं हिंदी, एक बार और पढ़ देती हूँ मैं सेक्शन का आपको। झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना या उत्प्रेरित करना। देखो हिंदी बाकी इसका बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं 196 पे आ जाती हूँ, ओके। 190 अगर आपको नहीं आया तो अगर नहीं हिंदी में मुझे पढ़ना है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में डाल दो, ओके। 196 पे आते हैं। 196 जो है वो सेम जैसे हमने 191 और 192 पढ़ा ना, 191 और 192 आईपीसी का, मतलब फॉल्स एविडेंस देना 191 में पढ़ा और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 192 में पढ़ा। ठीक वैसा ही 196 है। 196 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ। फैब्रिकेटिंग एविडेंस क्या होता है मैम, समझ नहीं आया, एक मिनट और एक बार रिपीट कर दो इस सेक्शन को, कब ऐड किया गया, ठीक है। देखो पहले ये क्वेश्चन है फैब्रिकेटिंग एविडेंस क्या होता है मैम, समझ नहीं आएगा। तो ये आप या तो कल की क्लास देख सकते हैं, कल की क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नहीं तो आप अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फैब्रिकेटिंग मतलब ऐसी सिचुएशन बना देना जैसे कि फेक एविडेंस बना देना। कोर्ट डायरी में जैसे हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं, बही खाता बनाते हैं, कोई भी शॉप में बही खाता होता है तो उसमें फेक एंट्री कर देना किसी और के नाम से, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बना देना, कुछ एंट्रीज या बुक में कुछ ऐसा लिख देना, या फिर कोई ऐसा नोट लिख देना जो किसी और पर्सन को लाइबल कर रहा है। कोई और पर्सन जो है ना वो इसके कारण पनिशेबल हो रहा हो या कन्विक्ट माना जा रहा हो, ऑफेंडर माना जा रहा हो। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे कोई पर्सन कोई तीसरा पर्सन लाइबल हो रहा है, ठीक है। तो फैब्रिकेट मतलब गढ़ना या बनाना फॉल्स एविडेंस या फेक एविडेंस बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार रिपीट कर दो इस सेक्शन को, कब ऐड किया गया, ठीक है। तो देखो इस कोड में एक्ट नंबर 2 ऑफ 2000 सेक्शन 2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल 2006। फिर से सुन लो, दिस न्यू सेक्शन 195A हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कोड बाय एक्ट 2 ऑफ 2006 सेक्शन 2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल 2006, ओके। 2006 में अप्रैल हुआ, सॉरी 16 अप्रैल 2006 में ये इंसर्ट हुआ था। अब हम आए नेक्स्ट सेक्शन पे 196 आईपीसी का 196 बोल रहा है यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। ये जैसे मैंने आपको बोला कि 196 जो है वो हम 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस और 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इन दोनों के साथ में पढ़ेंगे। तो 196 क्या बोल रहा है, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। ऐसे एविडेंस को यूज़ करना जो आप जानते हैं कि वो झूठे हैं फिर भी उनको यूज़ करना। तो उसकी हिंदी आप सुन लो पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। उस साक्षी को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। एक सेकेंड, ठीक है, ओके प्रतिमा, हाँ। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे whoever, कोई भी पर्सन corruptly uses or attempt to use as true or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence। अगर कोई पर्सन करप्टली, यहाँ पे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि करप्टली का मीनिंग जो होता है ना CORRUPTLY, करप्टली, तो ये चीज़ जो है ना ये डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली से अलग है। जैसे हमने आईपीसी में आगे पढ़ चुके हैं डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली की मीनिंग। तो यहाँ पे एक केसेस आ जाते हैं कि जो 196 है उसमें डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली आ जाएगा क्या, नहीं। डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली अलग चीज़ हो जाती है और करप्टली अलग चीज़ हो जाती है। करप्टली का जो स्कोप है वो वाइड है, तो वो अलग माना जाएगा। अगर कोई पर्सन करप्ट
चीज़ करता हैगा, भ्रष्टाचार टाइप या कुछ और चीज़ बड़े उसमें, तो वो 196 में लायबल होगा, ना कि धोखाधड़ी या फिर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली के तहत। ओके, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Whoever corruptly uses or attempt to use करता है या attempt करता है as true or genuine evidence and any evidence which he knows to be false or fabricated shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence। जैसे कि 192 और 191 में पनिश किया जाता है गिविंग फॉल्स एविडेंस देने के लिए या फैब्रिकेट करने के लिए पनिशमेंट बताया गया है, वैसे ही 196 में अगर बताया गया कि अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस यूज़ करता है, ये जानबूझ के वॉलंटरीली, वो जानता है कि इसको ये फॉल्स है, झूठे एविडेंस है, फिर भी वो दे रहा है, तो यूज़ कर रहा है एज एन जेन्युइन एविडेंस। जैसे कई बार होता है एफिडेविट होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, एफिडेविट या डिक्लेरेशन या कोई भी ऐसे एविडेंस जो हमें पता है कि ये फॉल्स है फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे 196 में लाइबल होगी, पनिशेबल होगी। और 196 में बोला गया कि जैसे 191 और 192 पनिशेबल है ना, ठीक वैसे 196 भी पनिशेबल है। इनकी पनिशमेंट कहाँ बताई गई है? 193 में। ओके, देखो जैसे इसको 192 में और 191 में बोला गया कि ओनली अप्लाई टू द यूज़ ऑफ एविडेंस, सिर्फ एविडेंस के पर्पज़ से कोई पर्सन यूज़ कर रहा है। तो देखो यहाँ पे करप्टली की डेफिनेशन बता देती हूँ मैं। द वर्ड करप्टली यूज्ड इन दिस सेक्शन इम्प्लाइज समथिंग डन with the intent of gaining some unfair advantage, कोई अनफेयर एडवांटेज को पाने के लिए अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस का यूज़ करता है जानबूझकर, तो विच इज़ इनकंसिस्टेंट विथ वंस ओन ड्यूटी और विद द राइट ऑफ अदर्स, जो जुड़े हुए हैं किसी की खुद की ड्यूटी से या किसी और के राइट से, फिर भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे करप्टली यूज़ होगा। ओके, इसका एक केस सुन लो। केस है एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कहा था, जो कोर्ट है उन्होंने कहा था द कोर्ट हेल्ड द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड का जो कंडक्ट है कुड नाइदर बी टर्म डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, इट वुड बी कवर्ड अंडर द टर्म करप्टली एंड देयरफॉर द अक्यूज्ड शुड बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 196 and not section 465 and 471 of IPC। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड करप्ट हैज़ अ वाइडर इम्पोर्ट। देखो जैसे मैंने आपको बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड करप्ट हैज़ अ वाइडर इम्पोर्ट दैन दैट ऑफ डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। ओके, इसमें पर्टिकुलर बोला गया था कि 465 या फिर 471 के तहत लाइबल होगा, ना कि फ्रॉडुलेंटली, ना कि 465 और 471 के तहत लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल होगा 196 के तहत। ओके, इसका नेक्स्ट केस आप सुनो, वो अच्छा है थोड़ा। एम्परर वर्सेस रामा नैना हागवाने, एम्परर वर्सेस रामा नाना हागवाने। ओके, इसमें क्या कहा था, द अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम द चार्ज ऑफ असॉल्ट tried to show that he was not at the spot of crime at the relevant time. In order to prove this, he produced the receipt issued by officer of the cattle pond। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। अक्यूज जो था वो अपने आप को गिल्टी नहीं प्रूव करना चाहता था, उसने असॉल्ट किया था, ठीक है, तो वो बचना चाहता था, उसने फॉल्स रिसिप्ट दे दी कि मैं तो उस टाइम पे उस जगह पे था ही नहीं, मैं तो कैटल पॉन्ड में था। और कैटल पॉन्ड का जो ऑफिसर था ना, उसने भी फॉल्स रिसिप्ट बना के दे दी कि हाँ ये पर्सन उस टाइम पे यहाँ पे था, जबकि फिर बाद में प्रूव हुआ कि नहीं, वो असॉल्ट जो हुआ था वो इसी पर्सन ने किया था। तो यहाँ पे 196 के तहत तो उन्होंने फॉल्स रिसिप्ट दी कि वो चीज़ वो कहाँ था, कैटल पॉन्ड में था। ओके, कैटल पॉन्ड करके कोई प्लेस होगी वहाँ पे। तो जो ऑफिसर जिसने रिसिप्ट बनाई थी ना, वो भी 196 के तहत लायबल होगा, और जो अक्यूज था जिसने असॉल्ट किया था वो भी लायबल होगा, क्योंकि उसने भी दिया था। तो 196 में फॉल्स एविडेंस देना, ये जानते हुए कि वो झूठी है, वो 196 में लायबल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे। 197 क्या बोलता है आईपीसी का, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट,
इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन है, जैसे ये मार्कशीट्स में बहुत होता है, मार्कशीट कई लोग झूठी फेक मार्कशीट बना देते हैं, इशू कर देते हैं, तो ये मार्कशीट एक तरीके का सर्टिफिकेट है। तो अगर कोई सर्टिफिकेट फॉल्स बना रहा है या इशू कर रहा है, साइन कर रहा है, तो वो 197 में लाइबल होगा। ठीक है, 198 जो है ना वो भी सर्टिफिकेट से डील करता है, जैसे 197 और 198 सर्टिफिकेट से डील करता है। 197 में बता दिया कि इशू कर रहा है, फिर 198 उसी के आगे का है, फिर हम 199 में आएंगे और 200 जो है वो डिक्लेरेशन से डील करता है। तो आप समझना, सर्टिफिकेट अलग चीज़ हो जाती है, डिक्लेरेशन अलग चीज़ हो जाती है। कई बार हमें यूनिवर्सिटी में डिक्लेरेशन देना होता है या कई जगह पे हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये चीज़ें, तो 199 और 200 किससे डील करता है? डिक्लेरेशन से। 197 और 198 किससे डील करता है? सर्टिफिकेट से। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 197 क्या बोलता है? इशूइंग और साइनिंग फॉल्स एविडेंस। इसकी हिंदी क्या है? मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। अभी मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ईजी से सेक्शन से, ये चारों सेक्शन जो 197 से 200 तक बचे हैं, तो अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन, अगर कोई सा सेक्शन आपको हिंदी में पढ़ना है डायरेक्ट लैंग्वेज में, तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देना, तो मैं हिंदी में कोई रीड कर दूँगी। वरना मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा तो मैं हिंदी में ही दे रही हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? हुएवर, कोई भी पर्सन इशूज और साइंस एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी गिवन और साइंड or relating to any fact of which certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। अगर कोई पर्सन है जिसने इशू करा है या साइन किया है फॉल्स सर्टिफिकेट, तो वो इस ऐसे पनिशेबल होगा जैसे उसने कोई फॉल्स एविडेंस दिया है। जैसे फॉल्स एविडेंस हमने कहाँ पढ़ा? 191 में पढ़ा, ठीक है, वो पनिशेबल है। तो वैसे ही 197 में भी पनिशेबल होगा। उसने बोला है कि अगर कोई पर्सन इशू करता है, साइन करता है फॉल्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी गिवन और साइन और रिलेटिंग टू एनी फैक्ट, या फिर कोई ऐसे फैक्ट से रिलेटेड है सर्टिफिकेट, कोई केस में वो सर्टिफिकेट काम आ सकता है, या फिर इज बाय, वो एज एन एविडेंस कभी भी काम आ सकता है। बहुत सारे फैक्ट जो सर्टिफिकेट होते हैं वो एज एन एविडेंस काम आते हैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो तो एविडेंस में काम आते ही रहते हैं ना। इसलिए ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि फॉल्स सर्टिफिकेट बनाना या इशू करना या साइन करना भी एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी? जैसे फॉल्स एविडेंस देते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या बताई गई है 191 में, ठीक वैसे ही 197 में पनिशमेंट होगा। ओके, इसका एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मेंसरिया है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो, दिस सेक्शन मेंसरिया और नॉलेज और बिलीफ, मेंसरिया और नॉलेज और बिलीफ, यानी कि मेंसरिया हमने पढ़ा था जो बैड इंटेंशन, ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन, मेंसरिया मतलब मेलाफाइड इंटेंशन हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही मेंसरिया या नॉलेज या बिलीफ यानी कि विश्वास, दैट सच सर्टिफिकेट इज़ फॉल्स इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ऑफेंस। इसमें पता होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट है वो फॉल्स है, उसमें मेंसरिया का होना ज़रूरी है। अगर मेंसरिया नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, तो 197 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल है, वो है मेंसरिया या फिर इंटेंशन या फिर नॉलेज की ये चीज़ें फॉल्स है और गलत चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है। सर्टिफिकेट कोई इशू कर रहा है तो उसका मेंसरिया होना चाहिए, उसके पास बैड इंटेंशन होना चाहिए इस सर्टिफिकेट इशू करने का, तभी वो इसमें लाइबल होगा। अब आप इसका एक केस सुन लो। केस है मंगतू राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या कहा गया था? जो अक्यूज्ड सरपंच था ना, सरपंच अक्यूज था, उसने क्या किया था? उस इशूड अ फॉल्स सर्टिफिकेट स्टेटिंग देयरिन दैट द कंप्लेनेंट हैड डाइड। द सेड सर्टिफिकेट वाज, इसमें मंगतू राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या हुआ था? सरपंच जो था वो अक्यूज माना गया था इसका कि उसने ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर दिया था कि जो एक पर्सन है वो मर चुका है, उसकी डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, जबकि वो पर्सन जिंदा था। पर
वो जो सरपंच है, आगे बाद में पता चला कि उसने सरपंच ने जो सर्टिफिकेट इशू किया था, उसमें पूर्व सरपंच जो थे ना, वो पूर्व सरपंच ने खुद भी डेथ सर्टिफिकेट इशू किया था, उसी को देखकर उन्होंने आगे प्रोसीजर कर दिया। तो वो तो पूर्व प्रोसीजर की गलती हुई, सामने वाले का तो इंटेंशन गलत नहीं था, यहाँ पे तो उनका बोनाफाइड इंटेंशन था, उनको नहीं पता था, उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की कि ये फॉल्स है या क्या है, उन्होंने बस सर्टिफिकेट इशू कर दिया पूर्व सरपंच की काम को देखकर। तो इसलिए पूर्व सरपंच लेवल होंगे, ना कि जो अभी रिसेंट वाला सरपंच था वो। तो यहाँ पे वो कन्विक्ट नहीं माने गए। ओके, इसलिए बोला गया 197 में मेंस रिया यानी कि इंटेंशन मैटर करता है, मेलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए तभी वो लायबल होंगे, वरना नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे हमारा 197 खत्म हो गया। अब हम आते हैं 198 पे। 198 क्या बोल रहा है? यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। उस सर्टिफिकेट को इशू करना, यहाँ पे आप डिफरेंस समझो। 197 में क्या बोला? सर्टिफिकेट को इशू करना या फिर साइन करना। 198 में क्या बोल रहा है? यूज़ करना उस सर्टिफिकेट को, ये जानते हुए कि वो सर्टिफिकेट झूठा है, फिर भी उसे एज एन फॉल्स एविडेंस यूज़ कर लेना आ गया है 198 में। ये क्या बोल रहा है? यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। ये क्या पढ़ रहा है? हिंदी आप सुन लो पहले इसकी लाइन। प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, नॉलेज है, रीज़न है कि हाँ ये फॉल्स एविडेंस है, ये प्रमाण पत्र झूठा है, फिर भी उसको यूज़ कर लेना। प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना। अभी क्या बोल रहा है? whoever, कोई भी पर्सन corruptly uses or attempt to use any such certificate as a true certificate knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। उसको वैसे ही लाइबल किया जाएगा जैसे कि अगर कोई पर्सन फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज़ करता हैगा, झूठे साक्षी के रूप में झूठे सर्टिफिकेट का यूज़ करता है, ये जानते हुए इंटेंशनली कि वो झूठा है, फिर भी वो यूज़ कर लेता है उसको एज एन एविडेंस, उसको यूज़ कर लेता है एज एन एविडेंस, तो फिर वो लाइबल होगा। कैसे? उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगा? जैसे 191 में पनिश किया गया ना, 191 में पनिशमेंट बताया गया कि फॉल्स एविडेंस का पनिशमेंट, 191 में जो फॉल्स एविडेंस देने का पनिशमेंट है, ठीक वैसे ही 198 में वो लाइबल होगा जो भी पर्सन फॉल्स एविडेंस के लिए फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज़ करेगा। ठीक है, और बस इतना ही। इसमें एक और चीज़ बोली गई, इवन अन अटेम्प्ट टू यूज़ अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स एज जेन्युइन इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पे अटेम्प्ट अगर वो ट्राई भी कर रहा है ना फॉल्स एविडेंस को के जैसे यूज़ करने को, वो फेक सर्टिफिकेट, तब भी वो लाइबल होगा इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, 199 पे। 199 किससे डील करता है? ये डिक्लेरेशन से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 197 और 198 किससे डील करता है? सर्टिफिकेट से, फॉल्स या फेक सर्टिफिकेट से। 199 और 200 किससे डील करता है? डिक्लेरेशन से। डिक्लेरेशन कई बार एफिडेविट में होता है। ओके, एफिडेविट माने जाता है एज एन डिक्लेरेशन कि हाँ मैं डिक्लेयर करता हूँ सच ये वो। ओके, तो फॉल्स स्टेटमेंट made in declaration which is by law receivable as evidence। false statement made in declaration which is by law receivable as evidence। यहाँ पे declaration जो है उसमें false statement देना, यहाँ पे स्टेटमेंट का बोला गया। आप 200 और 199 में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? देखो, इसमें बोला गया झूठा स्टेटमेंट देना किसी डिक्लेरेशन में, वो इसमें आया है 199 में। ये क्या बोल रहा है? whoever, कोई भी पर्सन इन एनी डिक्लेरेशन मेड और सब्सक्राइब्ड बाय हिम which declaration any court of justice or any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence। कोई भी पर्सन, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन लॉ के द्वारा जो बोला गया है कि हाँ ये पर्सन एज एन एविडेंस लेने के लिए लाइबल है, जो उसको अगर कोई पर्सन फेक एविडेंस दे रहा है, फेक डिक्लेरेशन दे रहा है, वो डिक्लेरेशन में फेक चीज़ें स्टेटमेंट लिखी गई है, तो देखो, authorized by law to receive as evidence of any fact makes any statement which is false or which he either knows or believes to be false। या वो जानता है कि वो झूठा है, जो स्टेटमेंट वो दे रहा है उस डिक्लेरेशन में वो झूठा है, doesn't believe to be true touching any point material to the object for which the declaration is made or used।
अब वो डिक्लेरेशन तो कोई सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, ऐसा तो नहीं हर चीज़ के लिए नहीं, डिक्लेरेशन हमेशा कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, ठीक है, हमेशा डिक्लेरेशन बताएगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अगर वो चीज़, वो जो फॉल्स, वो डिक्लेरेशन या वो जो फेक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, वो किसी पॉइंट, वो सब्जेक्ट मैटर को से टच कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उसी को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ गलत हुई ना, वो चीज़ डिक्लेरेशन पूरा ही गलत हो गया। डिक्लेरेशन जिस चीज़ के लिए बन रहा है वो डिक्लेरेशन ही फॉल्स हो गया, तो फिर क्या होगा? To the object for which the offense declaration is made or used shall be punished in the same manner as if he give false evidence। जैसा 191 में कहा गया कि false evidence देना पनिशेबल है, ठीक वैसे ही 199 में बोला गया कि अगर डिक्लेरेशन में फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, फॉल्स बातें बोली गई है, तो वो 191 में जैसे लाइबल माना गया फॉल्स एविडेंस देने के लिए, वैसे ही यहाँ पे लाइबल होगा। इसके इंग्रेडिएंट सुन लो आप, 4 इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए। जो डिक्लेरेशन है वो एज एन एविडेंस काम आना चाहिए, ठीक है, अगर वो डिक्लेरेशन एज एन एविडेंस काम नहीं आ रहा तो उसका कोई सेंस नहीं, वो झूठा हो या सच्चा हो, ओके। सेकेंड, डिक्लेरेशन झूठा होना चाहिए। थर्ड, द पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ नॉलेज दैट द स्टेटमेंट मेड इन द डिक्लेरेशन इज फॉल्स। जो पर्सन डिक्लेरेशन दे रहा है ना, उसके नॉलेज में होना चाहिए, उसको इंटेंशन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो जो एविडेंस दे रहा है वो झूठा है, ओके। लास्ट है, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द डिक्लेरेशन शुड बी रिगार्डिंग अ मटेरियल पॉइंट फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड। जो डिक्लेरेशन है उसमें जो झूठी बातें बोली गई, जो झूठे स्टेटमेंट दिए गए, वो किसी प्लस पॉइंट को, उस डिक्लेरेशन का जो प्लस पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है ना, उसको अफेक्ट कर रहा है, उससे रिगार्डिंग झूठ बोल रहा है, तो वो लाइबल होगा। वरना दूसरी कोई नॉर्मल चीज़ है जो झूठी है तो कोई सेंस नहीं है ना। अगर मटेरियल पॉइंट उसका झूठा है तो यहाँ पे वो 199 के तहत लाइबल होगा, ओके। और यहाँ पे ये जो 199 है ना, इसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है, पार्टी 2 होती है, इसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है ना, उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि वो बताए कि यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वो झूठा है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की लाइबिलिटी होती है कि वो प्रूव करे कि डिक्लेरेशन झूठा है, ओके। यहाँ पे एक और केस है, MS जग्गी वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। इसमें क्या हुआ था, MS जग्गी वर्सेस रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। इसमें क्या कहा था, अक्यूज रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्रांसफ़र। अक्यूज जो था उसने कहा था कि यहाँ के जो मेरा जो केस है वो ऐसे जज के पास है और अपोजिट पार्टी उसकी जो है वो क्लासमेट थे पहले के टाइम पे और वो लोग फ्रेंड्स हैं, तो मेरा जो केस है वो ट्रांसफ़र करा जाए किसी और कोर्ट में। पर बाद में पता चला जो जज और अपोजिट पार्टी के एडवोकेट थे वो नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अक्यूज्ड को लाइबल माना गया फेक डिक्लेरेशन के, ठीक है। यहाँ पे हमारा 199 ख़त्म होता है, हम आते 200 पे, हमारी आज की क्लास का लास्ट सेक्शन। ये क्या कहता है, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। अब उस डिक्लेरेशन को यूज़ करना, एक सेकेंड ना मैम, क्या ये सेक्शन 51 पर बढ़ाए हैं? सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मैम। क्या ये सेक्शन 51 पर बाध्य है, ओके। 51 क्या है हमारा IPC का, मुझे एक सेकंड देखना पड़ेगा, मैं एकदम भूल गई हूँ। 51 है हमारा ओथ, शपथ, हाँ बिल्कुल, ये उस पर है, उस पर है, लाइबल है, ठीक है। ओथ का जैसे हम लोग पहले वाले उसमें पढ़ चुके हैं, बाकी इसमें भी जैसे फेक देना, शपथ, डिक्लेरेशन, तो वो इस पर लाइबल होगा। अब 200 पे हैं हम, आज की क्लास का लास्ट सेक्शन। यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। ऐसे डिक्लेरेशन को यूज़ करना एज एन एविडेंस, जैसे पहले तो उसने फेक फॉल्स स्टेटमेंट दिया था उस डिक्लेरेशन में। 199 क्या बोल रहा है, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स स्टेटमेंट दिया था उस डिक्लेरेशन में। 200 क्या बोल रहा है, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, ओके। ये क्या बोल रहा है, हुएवर, पहले इसकी हिंदी सुन लो आप। 200 क्या बोल रहा है, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना, ठीक है। ये जानते हुए कि वो जो डिक्लेरेशन है वो झूठा है, फिर भी उसको एज एन एविडेंस यूज़ करना, तो क्या होगा, हुएवर, कोई भी पर्सन corruptly uses or attempt to use as true any such declaration knowing the same to be false in any material point shall be punished in the same manner as if he gave false evidence। बस ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड,
whoever corruptly uses or attempt to use as to, देखो ये 200 क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो जानते हुए झूठा, मतलब वो जानता है कि ये जो एविडेंस है वो ये डिक्लेरेशन जो है वो झूठा है, फिर भी वो उसको एज एन एविडेंस यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे वो लाइबल होगा। और उसको पनिशमेंट क्या बताई गई है, जैसे कि फॉल्स एविडेंस देने पर लाइबल होता है ना कोई पर्सन, ऑफेंडर माना जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे वो ऑफेंडर माना जाता है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है, अ डिक्लेरेशन विच इज़ इनएडमिसिबल मियरली अपॉन द ग्राउंड ऑफ सम इनफॉर्मेलिटी इज अ डिक्लेरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 199 एंड 200। इसमें क्या बोला है, डिक्लेरेशन विच इज़ इनएडमिसिबल, कोई डिक्लेरेशन है वो इनएडमिसिबल, इसका हिंदी आप सुन लो तो आपको जल्दी समझ आएगा कि क्या बोल रहा है। कोई घोषणा जो केवल किसी अप्रारूपित के आधार पर अग्राह्य धारा 199 और धारा 200 के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है। डिक्लेरेशन जो 199 200 में इनएडमिसिबल है वो बताई गई है। ओके, यहाँ पे बस ये बोला गया कि ट्रू और जेन्युइन डिक्लेरेशन को सिर्फ एविडेंस के लिए यूज़ किया गया है, तभी वो लाइबल होगा, तभी वो ऑफेंडर माना जाएगा सेक्शन 200 के तहत। अब आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, अब एविडेंस की क्लास का टाइम निकला जा रहा है, तो आज की क्लास एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं